हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। हाँ तो बेटा सब मस्त हो ना, अच्छे हो। तो मिनरल न्यूट्रिशनल टॉपिक को पूरा NCERT से आपको पढ़ना है। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन मिनरल न्यूट्रिशन हायर प्लांट उच्च पादपों में खनिज पोषण में मैंने आपको रियली में खनिज पोषण क्या होता है, फिर जो पौधे की वृद्धि के लिए जो अनिवार्य तत्व हैं तो अनिवार्यता के मापदंड क्या होते हैं, क्राइटेरिया क्या होते हैं, और फिर उनकी आपेक्षिक मात्रा के आधार पर, इसके अलावा सोर्स स्रोत के आधार पर, मोबिलिटी उनके गतिशील अगतिशील होने के आधार पे या कार्यों के आधार पे अपन ने कई श्रेणियां वहाँ पर पढ़ी। यस बेटा। और अब देखिएगा कि अपन इससे पहले कुछ टेक्निक्स आ गई थी, कुछ ऐसे प्रयोग आ गए थे कि अनिवार्यता को निर्धारित कैसे करें। तो या फिर अपन बात रहे कि पादपों में इन विभिन्न तत्वों के अनिवार्य तत्वों का जो विश्लेषण की विधियां हैं उसका अपन अध्ययन करते हैं। तो बड़ा ध्यान दीजिएगा कि खनिजों के विश्लेषण की विधियां, खनिजों के विश्लेषण की विधियां इस लेक्चर में अपन ये बात करेंगे। तो देखो, खनिजों के विश्लेषण की विधियों में फर्स्ट आपका आता है कल्चर एक्सपेरिमेंट, संवर्धन प्रयोग, कल्चर एक्सपेरिमेंट। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि कल्चर एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखो बेटा कि कल्चर एक्सपेरिमेंट क्या है। यस, तो आप समझ रहे हैं बेटा कि कल्चर एक्सपेरिमेंट में अपन बात करते हैं कि संवर्धन तकनीकी क्या है, कि पादपों में खनिज पोषकों की अनिवार्यता के निर्धारण की विधि ही संवर्धन विधि है। संवर्धन विधि है ना बेटा। टू डेटरमाइन, ये निर्धारित करना, इसेंशियल एलिमेंट टू डेटरमाइन द इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट और द मेथड इज सॉल्यूशन कल्चर या कल्चर एक्सपेरिमेंट, संवर्धन प्रयोग। तो पादपों में खनिज पोषकों के अनिवार्यता के निर्धारण की विधि ही क्या है बेटा, संवर्धन विधि है। आप जानते हैं बेटा कि इस विधि में पौधों को डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, पौधों को प्रत्यक्ष रूप से मर्दा विहीन सोयललेस खनिजों के एक परिभाषित विलयन में उगाया जाता है। यस बेटा। तो इस विधि में पौधों को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली ग्रोन उगाया जाता है। पौधों को प्रत्यक्ष रूप से मर्दाविहीन सोयललेस खनिजों के एक परिभाषित विलयन में उनको ग्रो कराया जाता है। यस बेटा। प्लांट्स को क्लियर। और ये जो जिस विलयन में इनको उगाया जाता है, तो आप जानते हैं बेटा कि यह विलयन सभी अनिवार्य तत्वों का बना होता है जो पादप की सामान्य वृद्धि, नॉर्मल ग्रोथ, पादप की सामान्य वृद्धि और डेवलपमेंट व विकास में आवश्यक होते हैं। है ना बेटा। बिल्कुल उचित अनुपात, सभी आवश्यक तत्वों का उचित अनुपात होता है। उचित अनुपात में उनको डाला जाता है जो पादप की सामान्य वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। यस बेटा। तो आप जानते हैं उन खनिजों के, सभी अनिवार्य खनिजों के उचित अनुपात से बना होता है जो सामान्य वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। यस बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी हो गई ये। अच्छा सुने, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन फिर कराएंगे कि
इस ये जो कल्चर एक्सपेरिमेंट का जो विकास है, कल्चर एक्सपेरिमेंट का विकास सर्वप्रथम जूलियस वॉन सैक ने 1860 में किया था। तो आप क्या कहेंगे कि कल्चर एक्सपेरिमेंट का विकास, कल्चर एक्सपेरिमेंट या संवर्धन प्रयोग का विकास जूलियस वॉन सैक तथा नॉप, दो साइंटिस्ट थे लेकिन मेन था जूलियस वॉन सैक। तो जूलियस वॉन सैक ने 1860 में किया था। किसका डेवलपमेंट किया था बेटा? कल्चर एक्सपेरिमेंट का। यस बेटा, जर्मन बोटनिस्ट थे ये। यस, जूलियन वॉन सैक कौन थे? जर्मन बोटनिस्ट। यहां अगर अपन कह दें कि बेटा ये जर्मन बोटनिस्ट थे। इन्होंने इनका विकास किया था। यस बेटा, और 1860 में इन्होंने एक परिभाषित विलयन लिया था, डिफाइंड सॉल्यूशन लिया था। और पौधे को आप जानते हैं कि नॉर्मल ग्रोथ से लेकर जब तक उस पर सीड नहीं आ जाए, उसका जीवन काल पूरा नहीं हो जाए, तब तक उस डिफाइंड सॉल्यूशन में उगाया था। और जानते हो सॉल्यूशन में सभी अनिवार्य तत्वों को उचित अनुपात में रखा था जो पौधों की नॉर्मल ग्रोथ, सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये उन्होंने क्या किया था बेटा? कल्चर एक्सपेरिमेंट। क्या किया था? कल्चर एक्सपेरिमेंट। अब आप जानते हैं बेटा कि जो कल्चर एक्सपेरिमेंट है उसमें कई विधियां होती है। तो वो कुछ बातें अपन यहां पर करते हैं कि बेटा ध्यान से सुनना कि जो कल्चर एक्सपेरिमेंट है, कल्चर एक्सपेरिमेंट संवर्धन प्रयोग, तो ध्यान दीजिएगा कि संवर्धन प्रयोग में कई आप जानते हैं, वैसे मुख्यतः दो विधि है। एक आपकी है सॉल्यूशन कल्चर, सॉल्यूशन कल्चर। तो दिमाग लगाओ, सॉल्यूशन कल्चर क्या होता है? विलयन संवर्धन। यस, दूसरे आपकी क्या होती है बेटा? सैंड कल्चर, मृदा संवर्धन। तो आपकी दो होती है, सॉल्यूशन कल्चर और सैंड कल्चर। सॉल्यूशन में क्या? प्योर वाटर, एकदम शुद्ध जल और प्योरिफाइड ये आपके खनिज पोषक, मिनरल न्यूट्रिएंट, इनको मिक्स किया जाता है और विलयन बनाया जाता है उचित अनुपात में। तो उस विलयन के अंदर पौधों को उगाया जाता है, वो तो आपकी होगी सॉल्यूशन कल्चर, विलयन संवर्धन। और सैंड कल्चर क्या होती है? बालू रेत ली जाती है और बालू रेत में उचित अनुपात में खनिज पोषक तत्वों को मिलाया जाता है और फिर उसमें पौधे को उगाया जाता है, तो आपकी क्या होगी? सैंड कल्चर। ये बताएंगे। अब मेरी बात सुनो बेटा कि सॉल्यूशन कल्चर के अंदर कौन कौन सी आपकी आएंगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है इसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स, जिसका अपन अध्ययन करेंगे। हाइड्रोपोनिक्स ये आपकी क्या होती है? जल कृषि या जल संवर्धन कृषि, जल संवर्धन कृषि। तो इसी का अपन बात रखी, जो सेटअप पढ़ेंगे अपन हाइड्रोपोनिक्स। यस, इसके बाद में इसमें अपन और क्या लेते हैं? जैसे इसी से रिलेटेड आपकी होती है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। ये आप जानते हैं कि इसी से रिलेटेड होती है। या इसी से आपकी रिलेटेड होती है एक एरोपोनिक्स। इस सॉल्यूशन कल्चर में एक और होती है एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स। ये तीन आपकी हो गई, हाइड्रोपोनिक्स, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक और एरोपोनिक्स। और यहां सैंड कल्चर आपका हो गया। क्या हो गया बताओ? सैंड कल्चर। अब समझ लो आराम से। हाइड्रोपोनिक्स में तो अपन एक कंटेनर जार लेंगे जिसमें शुद्ध जल और जो खनिज पोषकों को मिक्स करके अपन विलयन बनाएंगे। हाइड्रोपोनिक्स में जल कृषि पात्र होगा और उसमें अपन पौधे को ग्रो कराएंगे डायरेक्टली। न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक में क्या होगा? खनिजों की एक पतली परत चलेगी और नीचे ग्रेविटेशन से नीचे एक पात्र होगा, उसके अंदर आप जानते हैं पंप लगाया जाएगा, तो पतली फिल्म चलती रहेगी। जैसे एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। एरोपोनिक्स क्या होता है? एरोपोनिक्स में क्या होता है कि इसमें भी खनिज पोषकों का विलीन होगा, लेकिन चारों तरफ जो मोटर होती है उससे आप जानते हो कि एयर मिस्ट, वायु को घुमाया जाएगा, तो वो आपकी क्या होगी? एरोपोनिक्स होगी। लेकिन आपके सिलेबस में अपन को क्या पढ़ना है? हाइड्रोपोनिक्स, जल कृषि। अच्छा, सैंड कल्चर, मृदा संवर्धन में बताया कि बालू के अंदर अपन खनिज पोषक मिलाकर फिर पौधे को उगाते हैं, तो ये
उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। क्योंकि अगर आप सोयल मतलब सैंड लेकर, बालू जिसमें खनिज नहीं, उसमें खनिज मिक्स करके पौधे को ग्रो कराते हो, तो आप समझ रहे हो कि बेटा फिर क्या होता है, पौधे को एक तो स्थायी रहने के लिए वो सोयल पार्टिकल मिल गए, और आप जानते हो कि उसको प्राकृतिक रूप से वायुवन, मृदा कणों के बीच वो स्पेस है ना वायुवन, वो मिल गया। बात को समझे? तो ये सारी चीज मिल गई, लेकिन आप जानते हो कि वो कमी क्या है इसकी? कमी है कि आप जानते हैं कि सारी मृदा होती है तो उसको एसिड देना, अम्लीय करने के लिए, मतलब थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक नेचर देनी होती है। वो जल्दी जल्दी सूख जाती है, पानी वहां से जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो आप जानते हैं कि कई सारे अपन बात इसके नुकसान भी है, किसके, सैंड कल्चर के। यस, लेकिन अपने सिलेबस में क्या है, सॉल्यूशन कल्चर। सॉल्यूशन कल्चर में क्या है, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, यस। अब देखिएगा बेटा कि सबसे पहले अपन हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक पढ़ेंगे, तो उसका सेटअप का अध्ययन करेंगे। फिर उसके साथ अपन को उसके दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो उसका अपन अध्ययन करेंगे। और फिर अपन बात करेंगे बेटा कि उसकी सिग्निफिकेंस, मतलब महत्व क्या है। यस, तो देखिएगा कि अपन यहां पर सबसे पहले आपके सामने क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोपोनिक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा, हाइड्रोपोनिक्स। तो देखिएगा कि अगर अपन सोयल लेस ग्रोथ ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, यस बेटा, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है बेटा, हाइड्रोपोनिक्स जो जल कृषि है, हाइड्रोपोनिक्स जल कृषि। यस बेटा, तो देखिएगी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है बेटा। तो हाइड्रोपोनिक्स का मीन इतना सही है कि भाई द सोइल ग्रोथ ऑफ प्लांट इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। यस बेटा, यानी पादप की मृदा विहीन वृद्धि, सोयल लेस ग्रोथ ऑफ प्लांट, पादप की मृदा विहीन वृद्धि अर्थात खनिजों के विलयन में वृद्धि। हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। अब देखिएगा कि इसके लिए अपन एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे, यानी अपन एक पूरा एक्सपेरिमेंट जो आपके डायग्राम दे रखा है, एक्सपेरिमेंट सेटअप फॉर हाइड्रोपोनिक्स, यानी हाइड्रोपोनिक्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट सेटअप। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोपोनिक्स के लिए अपन अब एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं, उस दौरान अपन को क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अपन सबसे पहले आपके सामने एक कंटेनर लेते हैं, एक जार लेते हैं। बात को समझ रहे हैं आप, एक कंटेनर लेते हैं, क्या लेते हैं, जार। यस बेटा, और इस कंटेनर जार आप समझ सकते हैं कि आपने ये कंटेनर, सॉरी, यहां अपन ले लेते हैं कंटेनर या जार। फिर सारी आपको मैं बता दूंगा कि एक्सपेरिमेंट को सेटअप में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, और फिर इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस हैं। ये सारी चीजें अपन इसमें समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, तो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप अपने किया, और आप जानते हैं कि यहां अच्छे से अपन ने इसको कॉर्क,
ये अपन ने कवर कर दिया। यस बेटा। अब देखिएगा कि यहां अपन ने इसके अंदर जो सॉल्यूशन अपन को लेना था, बात को समझे, अभी सारी बातें अपन करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले अपन ने इसको यहां पर एक ब्लॉक बनाया, यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई आप समझ सकते हैं, सबसे पहले तो अपन ने इसके अंदर एक फनल की सहायता से, फनल कीप या फनल की सहायता से अपन ने इसमें न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, जो पोषक विलयन है, सॉल्यूशन अपन ने यहाँ मिक्स करेंगे। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि फनल की सहायता से या आप समझ सकते हैं बेटा कि फनल की सहायता से अपन ने इसके अंदर न्यूट्रिएंट, तो ये आप समझ सकते हो क्या है बताओ, फनल। और इस फनल को अपन ने यहाँ कॉटन की सहायता से ऐड कर दिया, कॉटन यहाँ पर अपन ने लगा दिया, ये लो जी, क्लियर। अब आप जानते हो बेटा कि इसके अंदर प्योरीफाइड वाटर, एकदम शुद्ध जल, शुद्ध जल और एकदम शुद्ध खनिज पोषक, तो शुद्ध जल और शुद्ध खनिज पोषक का अपन ने संवर्धन माध्यम, जो बिल्कुल आप जानते हो कि प्योर वाटर और प्योरीफाइड मिनरल न्यूट्रिएंट खनिज पोषक, वो सब ले लिए इसके अंदर। आप समझ रहे हैं, क्लियर बेटा। और देखो अब अपन पादपों को इसके अंदर डायरेक्टली ग्रो कराएंगे, तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ये लो जी। तो आप समझ रहे बेटा कि देखो प्लांट्स को अपन ने इसमें डायरेक्ट ग्रो करवा दिया और डायरेक्टली प्लांट को इस सोइलेस मतलब डिफाइंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो डिफाइंड अपन कहें बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर आपको बात कहेंगे कि देखो, यानी डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन किससे बना, प्योरीफाइड वाटर, बिल्कुल शुद्ध जल, और प्लस प्योरीफाइड वाटर ले लिया, और प्योरीफाइड मिनरल न्यूट्रिएंट खनिज पोषक उचित अनुपात में, जो इसकी सामान्य वृद्धि और उसके लिए चाहिए। और यहां पे अपन ने क्या कर दिया, रुई स्थापित कर दी। यस बेटा, बोलो, है ना। और आप समझ सकते हैं कि इसमें इसको ग्रो कराया। अब आप समझ सकते हैं कि बेटा इसके अंदर साइड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आप देखते हैं कि एरेटिंग ट्यूब, यहां पे आपने क्या डाल दी बेटा, एरेटिंग, सॉरी, ये लो जी। तो देखो ये आपने क्या डाल दी बेटा, एरेटिंग ट्यूब।
एरेटिंग ट्यूब का मतलब क्या होता है? वातन नली। वातन नली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वातन नली क्यों डालते हैं? कि ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई होगी, ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई होगी तो ये जड़ें वायवीय शोषण करेगी, और वायवीय शोषण करेगी तो एटीपी पैदा करेगी, और एटीपी पैदा करेगी तभी तो खनिजों के सक्रिय अवशोषण में चाहिए, खनिजों के सक्रिय अवशोषण में। इसलिए एरेटिंग ट्यूब ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई हेतु, ये आप समझ सकते हैं कि एरेटिंग ट्यूब। बात को समझे? अच्छा, फिर और सावधानी में, और ये आप जानते हो बिल्कुल जो स्टेरिलाइज्ड ये जार होंगे आपके, यानी स्टेरिलाइज्ड ये ग्लास जार, ये बिल्कुल निर्जमीकृत, कोई जीवाणु है ना बेटा, कोई भी जीवाणु वृद्धि नहीं कर जाए, तो ये जो कंटेनर है, ये जार है, ये बिल्कुल अपन स्टेरिलाइज्ड लेंगे। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि स्टेरिलाइज्ड ये कंटेनर या ग्लास, यस, बिल्कुल निर्जमीकृत। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसको, इस पूरे एक्सपेरिमेंट जो आपने सेटअप दिया है, इसको अपन को काले कपड़े से ढकना होगा, काले कपड़े से ढकना होगा भैया, ब्लैक पेपर से इसको कवर करना पड़ेगा, है ना, ब्लैक पेपर से या ब्लैक क्लॉथ, काले कपड़े से इसको अपन ढक देते हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए? साथ ही साथ देखना यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इन खनिज पोषकों का अवक्षेपण नहीं हो जाए, अवक्षेपण नहीं हो जाए, तो यहां पर एक क्या लेते हैं? क्लेटिंग एजेंट। यहां मैं आपको बता दूंगा कि इनका अवक्षेपण नहीं हो जाए, इसलिए अपन यहां क्या लेते हैं बताओ, देखो, क्लेटिंग एजेंट। क्लेटिंग एजेंट, अब आप ये मत सुनो, क्लेटिंग एजेंट क्या होता है? इनको अवक्षेपण नहीं होने देगा, जमने नहीं देगा, वो आपका होता है क्लेटिंग एजेंट। यस बेटा, क्लेटिंग एजेंट है, और अवांछित अवक्षेपण को रोकने के लिए बता दूंगा मैं, जैसे ईडीटीए, जो ईडीटीए आपका होता है, फिर मैं यहां साइड में से लिख देता हूं इसको, थोड़ा इसको यहां लिख के, सैंड कल्चर को, तो देखो क्लेटिंग एजेंट ईडीटीए, ये जानते हो ना यौगिक होता है केमिस्ट्री में ईडीटीए, जो अवांछित अवक्षेपण को रोक देगा। रोक देता है। यस, ये लो, ये सेटअप अपने बना दिया हाइड्रोपोनिक्स। और देखो बिना सॉइललेस और एक डिफाइंड, एक परिभाषित न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में पौधे आपके डायरेक्टली सीधे ग्रो कर रहे हैं, और इनकी वृद्धि, प्रॉपर वृद्धि और सीड सब बन रहे हैं। यस, लेकिन तुम जानते हो कुछ शाखे पौधों को इनको अपन ग्रो करा सकते हैं, जैसे बड़े पौधे सरसों को भी नहीं करा सकते, और जो जिनको मृदा की आवश्यकता होती है गहरे जड़ तंत्र की, या फिर जैसे अपना बड़े वृक्ष, उनको तो अपन करवा ही नहीं सकते हैं। यस, तो अभी बता देंगे किन किन का इंपॉर्टेंस में, अपन सिग्निफिकेंस में बता देंगे, तो फिर अपन इसको काले कपड़े से ढक देंगे, ये भी एक बड़ा मतलब सावधानी है। तो ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंट सेटअप फॉर हाइड्रोपोनिक्स, इसके लिए आपका एक्सपेरिमेंट सेटअप। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहां सारी सावधानियां लिख देता हूं आपको कि क्या क्या सावधानियां आपको लेनी है। यस, ये मैं पूरी सावधानी यहां लिख देता हूं। यस, आप टेंशन नहीं ले। तो देखिए, खनिजों के विश्लेषण की विधियों में कल्चर एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट आपका कल्चर एक्सपेरिमेंट है, उसमें सॉल्यूशन कल्चर में जो आपका हाइड्रोपोनिक्स है, उसका सेटअप अपन ने आपके सामने बना दिया। यस मेरे बेटा, और अब देखिएगा क्या क्या सावधानियां हैं, पूरा एक एक लाइन मैंने आपको बता दी। यस, क्या क्या अपन को ध्यान रखना है, सावधानी अपन को क्या क्या रखनी है। यस बेटा, फर्स्ट, पहली सावधानी मैं आपको लिखा रहा हूं, देखो, फर्स्ट आपकी क्या है? जल तथा खनिज पोषक शुद्ध होने चाहिए। लिख दिया वो तो बेटा पहले, ये अपन ने शुद्ध होने चाहिए, ये मस्ट है। देखो, प्योरीफाइड वाटर, शुद्ध जल, एकदम शुद्ध जल, प्योरीफाइड वाटर।
तो प्योरीफाइड मिनरल न्यूट्रिएंट एकदम शुद्ध खनिज पोषक, इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बना रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन। तो द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय केमिकली प्योर मिनरल न्यूट्रिएंट साल्ट, यानी रासायनिक रूप से शुद्ध खनिज पोषक इन प्योरीफाइड वाटर, बिल्कुल शुद्ध जल में। तो आप जानते हैं कि खनिज जल तथा खनिज पोषक क्या होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा कि इस सॉल्यूशन को अपन किस में रखेंगे, तो इस सॉल्यूशन को अपन किस में रखेंगे, स्टेरिलाइज्ड ग्लास या जार में। तो इस विलियन को बिल्कुल रोग मुक्त या जीवाणु मुक्त या कोई भी रोग कारक या जीवाणु विषाणु नहीं होना चाहिए। तो इस विलियन को बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड ग्लास या जार में लेते हैं, ठीक है। ये नंबर 2 सावधानी। तीसरी सावधानी क्या है बेटा, तीसरी सावधानी आपकी क्या है, इसको आपने किससे ढक दिया भाई, काले कपड़े से, ब्लैक पेपर से या फिर ब्लैक क्लॉथ से। तो आप जानते हैं कि संवर्धन पात्र को, ये पात्र है संवर्धन पात्र, जो कंटेनर ग्लास या जार है ना, तो यहां भी अपन लिख सकते हैं कि संवर्धन, ये जो ग्लास जार लिखा ना आपने, इसको आप लिख सकते हो संवर्धन पात्र निर्जमीकृत यानी जीवाणु मुक्त। यस, अब देखो संवर्धन पात्र को काले कपड़े से ढक देना चाहिए, सॉरी ढक देना चाहिए। अच्छा, काले कपड़े से क्यों ढक देना चाहिए भाई, अगर सनलाइट आएगी ना, सनलाइट आएगी, यहाँ न्यूट्रिएंट है, तो आप जानते हो वैसे तो पौधों की जड़ मृदा में रहती है ना, अगर यहाँ सनलाइट आएगी जड़, तो बाहर लाइट आ जाएगी, तो लाइट आता है तो क्लोरोफिल वर्णक विकसित हो जाता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल विकसित हो गया तो फिर तो जड़ हरी हो जाएगी, तो जड़ का व्यवहार जड़ का नहीं रहेगा। और यहाँ एल्गल कंटामिनेशन यानी शैवाल का प्रदूषण हो सकता है, शैवाल आ सकते हैं यहाँ पे, इसलिए आप जानते हो किससे ढक देते हो, संवर्धन पात्र को काले कपड़े से ढक देना चाहिए, है ना, ताकि मूल का व्यवहार सामान्य रहे, ताकि मूल का व्यवहार सामान्य रहे तथा अवांछित शैवाल संक्रमण से बचाया जा सके, अवांछित शैवाल संक्रमण से बचाया जा सके। ठीक है बेटा, बोलो यस, बोलो बोलो। अच्छा, या रूट किसी से रिएक्शन नहीं करे, यस बोलो बेटा। और नेक्स्ट आपका क्या है, ये किलेटिंग एजेंट होता है। किलेटिंग एजेंट उनको बोलते हैं जो अवांछित अवक्षेपण को रोकते हैं। तो किलेटिंग एजेंट अवांछित अवक्षेपण को रोकने के लिए इसमें मिक्स कर देने चाहिए सॉल्यूशन में, अवांछित अवक्षेपण को रोकने हेतु, जैसे EDTA। यस, फिर आपका क्या बेटा, ये एरेटिंग ट्यूब मैंने बता दिया था। वो क्या बताया मैंने आपको कि भाई खनिजों के विलयन में नियमित रूप से O2 की आपूर्ति आवश्यक है। खनिजों के विलयन में नियमित रूप से O2 की आपूर्ति आवश्यक है। ताकि जड़ें वायवीय श्वसन करें तथा ATP बनाएं, ऊर्जा बनाएं, ताकि खनिजों का सक्रिय अवशोषण हो सके, क्योंकि ATP वहीं परिक्त होगे ना, खनिजों के सक्रिय अवशोषण हो सके। यस बेटा, बोलो बोलो। ये सारी सावधानी आपको रखनी है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। हो गई सावधानियां, आ जाओ फिर क्या सिग्निफिकेंस है जी, क्या सिग्निफिकेंस है बताओ, हैं आ जाओ सिग्निफिकेंस भी बता देते हैं, क्या महत्व निकले इस प्रयोगों से, क्या क्या लाभ हुए, आ जाओ जी सारी बातें बता देते हैं आपको।
तो बेटा बहुत तरीके से आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइंस को तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी बातें आपके सामने आएगी, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। यस बेटा, बात को समझे। अब देखिएगा कि भाई सिग्निफिकेंस, महत्व, क्या क्या महत्व है। यस बेटा, तो आप जानते हो कि इसके उपयोग से क्या क्या बातें सामने आई। तो देखो, इनके उपयोग से अनिवार्य तत्वों की कितनी मात्रा चाहिए, है ना, मतलब, और उनके आवश्यक तत्वों के कार्यों का निर्धारण किया जाता है, कई बातें आपकी होती है। तो देखो बेटा, पहली बात लिखता हूं, इनकी सहायता से, पहली बात तो आवश्यक तत्वों के कार्यों का निर्धारण किया जाता है। यस बेटा, है ना, आवश्यक तत्वों के कार्यों का निर्धारण किया जाता है। यस, या और अगली बात मैं आपको बताऊं, और इनके उपयोग से कितनी मात्रा चाहिए, इनकी सहायता से आवश्यक या अनिवार्य आवश्यक खनिजों की मात्रा तथा इनकी कमी होने पर, ये नहीं होने पर, इनकी कमी होने पर न्यूनता के लक्षणों, न्यूनता के लक्षणों की पहचान की जाती है। बोलो, न्यूनता के लक्षणों, डिफिशिएंसी सिम्टम्स। अब सुनो कैसे, देखो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के बाद अब आप उचित विलीन ले लिया आपने, बिल्कुल उचित अनुपात में लिया, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए और नॉर्मल ग्रोथ और विकास के लिए जो चाहिए ले लिया। अब आप क्या करोगे, पर्टिकुलर तत्वों को उठाओगे तो पता चलेगा कि उसकी न्यूनता का लक्षण क्या है। ठीक है, ऐड करोगे तो पता चलेगा उसका कार्य क्या है। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, अमाउंट, रिलेटिव अमाउंट, मात्रा, तो कम ज्यादा क्यों, वृत्त पोषक है या सूक्ष्म मात्रिक है। अच्छा, सूक्ष्म मात्रिक है तो अगर थोड़ा एक्सेस में देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं तो टॉक्सिसिटी होती है, विषाक्तता होती है, या कम दे देते हैं तो न्यूनता। तो ये सारी बातों का अपन बात की इसकी सहायता से अपन पता कर सकते हैं। यस बेटा, है ना, यानी बिल्कुल अपन बात पूरा अपन प्रयोग कर सकते हैं। यस बेटा, इसके अलावा देखो फिर अगले आपके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनके। यस बेटा, तो देखो और क्या बेनिफिट्स हैं कि ग्रीन हाउसेज में, जो टुंड्रा प्रदेशों में जहाँ बहुत कम तापमान होता है वहाँ ग्रीन हाउसेज बनाए गए हैं, तो वहाँ ये जो टमाटर है, बीज विन, खीरा है, सलाद, इनका व्यावसायिक उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ग्रो कराए जाएंगे, बाकी नहीं। तो देखो इनके उपयोग से, इनके उपयोग से अपन कहीं बड़ी ग्रीन हाउसेज में हरित गृह बनाए जाते हैं ना। अब एक तो होती है पृथ्वी पे होगी ग्रीन हाउस की घटना होती है, एक होती है कांच के घर बनाए जाते हैं, सूर्य किरणें आ तो जाती है वापस नहीं जाती है, जो ठंडे प्रदेश हैं। अच्छा, नॉर्मली ग्रीन हाउस नहीं का अपन ऐसे भी कर सकते हैं व्यवसायिक उत्पादन, लेकिन थोड़ा एक ही कमी होगी, सेटअप थोड़ा महंगा है। सेटअप थोड़ा क्या है, एक्सपेंसिव पड़ता है, महंगा पड़ता है, ये इसकी कमी है बस, बाकी सारे फायदे हैं। तो ध्यान सुना कि इनके उपयोग, लेकिन ग्रीन हाउसेज में तो मर्दा है ही नहीं, वहां तो बर्फ ही बर्फ है, इसलिए वहां जरूरी है। बात को समझे। तो देखो बेटा, इनके उपयोग से ग्रीन हाउस में विभिन्न सब्जियों और ज्यादातर साग की सब्जियां उगाई जा सकती है। विभिन्न सब्जियों जैसे टमाटर है, टोमेटो, लेटस, सलाद तथा बीज विहीन खीरा, सीडलेस कुकुम्बर का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है बेटा, कमर्शियल प्रोडक्शन, व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। अच्छा,
तो ये जो छोटे मोटे सलाद, सब्जियां, साग सब्जी यही उगाई जा सकती है। जैसे सरसों हुई या बड़े वृक्ष, वो तो कभी भी इसमें नहीं कराया जा सकता है। ये आता भी कहाँ हाइड्रोपोनिक्स उचित नहीं होगी, तो ऐसा पौधा आपसे पूछा जा सकता है। यस बेटा। और फिर देखो अगला और क्या बेनिफिट है, अगला क्या बेनिफिट है बेटा, देखो पीएच, जितनी ऑप्टिमम पीएच चाहिए उतना अपन कंट्रोल कर देते हैं। वाटर की या कोई तत्वों की अमाउंट बढ़ाकर अपन पीएच का बेहतर नियंत्रण हो सकता है यहाँ पर। जैसे सोयल की तो अम्लीय पीएच उससे सारी हो सकती है। अच्छा, मृदा की पीएच 5.5 से 6.5 हो तो पौधों के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर पीएच का बेहतर नियंत्रण यहाँ कर सकते हैं। तो पीएच का बेहतर नियंत्रण इन एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट क्या बेनिफिट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करता हूं मैं, कि देखो 100% जल संरक्षण। जल संरक्षण कैसे, जैसे अपना ऊपर कुछ सेटअप बना देंगे तो जो भी वेपर बनेगी वहां वापस उसको इकट्ठापन कर सकते हैं। तो 100% जल संरक्षण में भी अच्छा आता है, ये बात समझ रहे हो। और 100% जल संरक्षण, बात को समझें। इसके अलावा मैं आपको बताऊं बेटा, जैसे मृदा जनित रोगों की रोकथाम, मृदा जनित रोगों की रोकथाम यानी सॉइल बोर्न डिजीज, सॉइल बोर्न डिजीज की रोकथाम होगी। क्योंकि मृदा के अंदर तो जीवाणु कवर कर ही रहते हैं, तो कैसे करेंगे, मृदा जनित रोगों की रोकथाम हो जाएगी। अच्छा, मतलब खरपतवारों की समस्या से विमुक्ति मिल जाएगी। खरपतवारों की समस्या से विमुक्ति, यस। अच्छा, अधिक उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन। बस कमी ये कि थोड़ा सा महंगा है सेटअप, ये सेटअप करना थोड़ा सा एग्रीकल्चर के हिसाब से महंगा पड़ता है ना, लेकिन आप जानते हो कि अधिक उत्पादन आपका हो जाएगा। यस बेटा। और आप समझ सकते हैं बेटा कि जो ऐसे रीजन है जहां सोयल की परत बहुत महीन है या बर्फ जमा है या ड्राई सोयल है या फिर अनुपजाऊ मृदा है, तो फिर वहां ये अच्छे हो सकते हैं। यस बेटा। ये सारे इनके हो गए सिग्निफिकेंस। क्या हो गए बेटा, सिग्निफिकेंस। बात को समझ रहे हैं। इसके अलावा देखो, एक तो अपने कल्चर एक्सपेरिमेंट हो गए, और पादपों में खनिजों की विश्लेषण की विधियों में अपन आगे और क्या पढ़ सकते हैं। तो विश्लेषण की विधियों में अपन आगे, ये आपने सारा नोट कर लिया, एक और कर सकते हैं प्लांट एस एनालिसिस। अपन पौधे में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं उनको देखने के लिए अपन प्लांट एस एनालिसिस होता है, पादप राख विश्लेषण, कि पौधे को जलाकर उसकी राख में अपन विश्लेषण कर सकते हैं कि कितने खनिज उसमें उपस्थित है या नहीं है। तो वो जो विश्लेषण की विधियों में सेकंड विधि आपकी है ना बेटा, वो जैसे अपन पढ़ लें प्लांट एस एनालिसिस, पादप राख विश्लेषण। पादप राख विश्लेषण। कल्चर एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरी विधि जो आपकी हो सकती है प्लांट एस एनालिसिस, पादप राख विश्लेषण, कि पादप की राख में उपस्थित विभिन्न खनिजों की मात्रा का विश्लेषण। लेकिन सबसे ज्यादा उचित था आपका हाइड्रोपोनिक्स। यस, क्लियर है। तो ये आपका हो गया बेटा पादपों में खनिज पोषकों के विश्लेषण की विधियां, और बहुत अच्छा आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। अब आप और अच्छे से अनिवार्यता के मापदंड, उनको आप कैसे कैसे उन तत्वों को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। अच्छा सुनो, अब अपन बात करेंगे कि एक बात करेंगे बेटा अब, कि देखो पौधे को किसी भी तत्व की एक पर्टिकुलर कम से कम जो सांद्रता चाहिए होती है, क्रांतिक सांद्रता की बात करेंगे, और अगर उससे कम हो तो फिर डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं, उनको हंगर साइन कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कुछ कॉमन डिफिशियंसी सिम्टम्स ऐसी कुछ बातें कर रखी होती है, तो उन बातों के बारे में पढ़ेंगे अपन। और फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे कि जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाएं तो उनकी विषाक्तता होती है, और फिर इनका जो रोल, और फिर अपन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे जाएंगे। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट अब इसमें। हाँ तो देखिए बेटा, अब अपन बात करेंगे डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ मिनरल, न्यूट्रिएंट या इसेंशियल एलिमेंट, अनिवार्य तत्वों की न्यूनता के लक्षण। लेकिन उससे पहले कुछ अपन बातें करते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अपन बात क्या करते हैं कि भाई पादपों को विभिन्न प्रकार के खनिज पोषकों की आवश्यकता होती है, उनकी
सामान्य वृद्धि, विकास, डेवलपमेंट और उपापचय के लिए। और सामान्यतः जो पादप होते हैं बेटा, इन खनिज पोषकों की अपनी आवश्यकता को सामान्य मृदा से पूर्ति करते हैं। इसका मतलब जहां पादप ग्रो कर रहे हैं उस मृदा में इन आवश्यक खनिज पोषक तत्वों की मात्रा या उपस्थिति अनिवार्य है, मस्ट है। यस बेटा। तो फिर अपन कहते हैं कि भाई आप जानते हो कि सभी अनिवार्य तत्वों बिल्कुल आवश्यक रूप से उस मृदा में उपस्थित होने चाहिए जहां पादप वृद्धि करते हैं। अब अगर मान लो किसी एक एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट लिमिटेड हो गए, सीमित हो गए, तो पौधे को उपलब्ध कम हो पाएंगे, तो फिर पौधे की वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी और उसमें उसका न्यूनता का लक्षण आएगा। यस बेटा। तो देखो वहां अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा पढ़ते हैं और वो आपकी होती है बेटा क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन में आपको कहूं कि भाई क्या होती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन? क्रांतिक सांद्रता क्या है? क्रांतिक सांद्रता, तो ध्यान से सुनो मेरे बेटा, क्रांतिक सांद्रता क्या है? सीधी भाषा में कहूं तो वह न्यून से न्यून सांद्रता जो पौधे को चाहिए चाहिए, उससे कम हो गई तो वृद्धि अवरुद्ध होगी। तो वह न्यून से न्यून वो सांद्रता जो चाहिए पौधे को, तो क्रांतिक सांद्रता। तो देखो बेटा कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कहूं, है ना, कि अनिवार्य या आवश्यक वो एक ही बात है। अनिवार्य आवश्यक तत्व की वह सांद्रता, यस बेटा, जिससे कम सांद्रता होने पर पादप की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। पादप की वृद्धि क्या हो जाती है बेटा? अवरुद्ध हो जाती है। यानी प्लांट ग्रोथ रिटार्टेड। यस बेटा। यानी प्लांट ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटा? रिटार्टेड हो जाएगी। यानी आप समझ सकते हैं बेटा कि भाई अवरुद्ध हो जाएगी। तो आपने क्या कहा? अनिवार्य आवश्यक तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम सांद्रता होने पर पादप की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। यानी न्यूनतम से न्यूनतम है वो, उससे अगर थोड़ी भी नीचे हो गई तो फिर पादप की वृद्धि क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी। प्लांट ग्रोथ रिटार्टेड क्या कहलाती है बेटा? क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। यस बेटा। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं कि भाई आप जानते हैं अगर कोई भी तत्व इस सांद्रता से नीचे उपलब्ध है तो न्यून डिफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिफिशिएंट। यदि कोई अनिवार्य तत्व क्रांतिक सांद्रता से कम सांद्रता रखता है तो वह न्यून है। न्यून यानी डेफिशिएंट एलिमेंट है, सीमित है, न्यून है। बात को समझ रहे हैं आप? अब मेरी बात सुनिएगा मेरे बेटा, क्यों डिफिशिएंट है, न्यून है। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है बेटा कि प्रत्येक तत्व पादप में एक या अधिक, वन और मोर स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, है ना, या तो संरचनात्मक और या फिर फंक्शनल रोल रखता है। कि कोई भी अनिवार्य तत्व ना पादप में एक या एक से अधिक संरचनात्मक या तो संरचनात्मक अवयव, पौधे का जीव द्रव्य ढांचा, या फिर कार्यात्मक फंक्शनल भूमिका रखता है। बात को समझे? अब मैं आपको बता दूं बेटा, और आपको मैंने ये भी बता दिया था कि जीवद्रव्य निर्माणकर्ता कौन है और एंजाइम की फंक्शनिंग को नियंत्रित कौन करेंगे? सूक्ष्म मात्रिक करेंगे। बात को समझे? फिर आपने क्या कहा बेटा, इसलिए प्लांट में कोई भी तत्वों की कमी होती है, सीमितता होती है, तो कई सारे आकार की परिवर्तन होते हैं। कई सारे क्या होते हैं? आकार की परिवर्तन, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और फिर ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस प्रकट होते हैं, दिखते हैं। बात को समझे? तो आप जानते बेटा इसका मतलब है
कि भी एब्सेंस और डिफिशियंसी न्यूनता के रूप में, फिर ये डिफिशियंसी सिम्टम्स, और आप जानते हैं कि इनको अपन हंगर साइन कहते हैं। तो देखो बेटा, फिर वो न्यून तत्व से पादप में न्यूनता के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, प्रकट होते हैं, है ना, आकार के रूप से। यस बेटा, इन्हें आप क्या कहते हैं? हंगर साइन भी कहते हैं, हंगर साइन। यस बेटा, ये लो जी। तो डायरेक्ट मैंने आपके सामने लाइन लिख दी, और आप समझ सकते हो कि अगर इस खनिज पोषक को वापस पौधे को उपलब्ध करा दिया जाए तो वापस ये डिसअपेयर हो जाएंगे, ये जो आकार के लक्षण, जो न्यूनता के लक्षण प्रकट हुए। और अगर वो लगातार ही कम रहा तो पौधे की मृत्यु भी हो सकती है रे भैया। बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? यस बेटा। अब देखिएगा कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि कॉमन डिफिशियंसी सिम्टम्स, यहां हेडिंग डाल रहे हैं अपन, कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो आप जानते हैं कि सामान्य न्यूनता के लक्षण, जो कॉमन कुछ तत्वों की कमी से पादपों में प्रकट होते हैं, कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अभी कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो प्लांट के अंदर देखो बेटा क्या क्या प्रकट हो सकते हैं, जैसे क्लोरोसिस होती है, क्लोरोसिस, हरी महीनता, नेक्रोसिस होता है, जैसे कच्ची पत्तियों का, कलिकाओं का झड़ना, नेक्रोसिस, सॉरी ऐसे अपन बोले नेक्रोसिस हो सकता है, क्लोरोसिस है, नेक्रोसिस है। ये अपन कहें कि स्टंड प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि का अवरुद्ध होना है ना बेटा। या फिर अपन और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको कहूं बेटा कि प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड, यानी अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना, ऐसे जैसे इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का संदमन, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन का संदमन, कई सारे ऐसे होते हैं जो प्रकट होते हैं। यस बेटा, डिफिशियंसी सिम्टम्स। अब देखिए जो कुछ कॉमन आपको दे रखे हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं, और कौन कौन से तत्व उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखो, एक आपकी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पौधों में क्लोरोसिस। क्लोरोसिस आपकी होती है हरी महीनता, क्लोरोसिस। अच्छा बेटा, ये जो क्लोरोसिस होती है ये आप जानते हो, यानी इट इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल का नाश है। इट इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। और अगर पर्णहरित का नाश, जो हरा होता है ना, पर्णहरित का नाश, और जिसके फलस्वरूप फिर पत्तियां क्या, जिसके फलस्वरूप पत्तियों में पीलापन आता है। लीड्स जो किसको लाती है, लीड्स येलोइंग ऑफ लीव्स या वीन्स, येलोइंग ऑफ वीन्स, सिराओं को या तो पीला कर देती है या पूरी पत्ती को, लीव्स को। पीले धब्बे भी हो सकते हैं, पूरी पत्ती भी हो सकती है, सिराएं भी पीली पड़ सकती हैं। तो लीड्स येलोइंग ऑफ वीन्स और लीव्स, जो सिराओं तथा पत्तियों
के पीलेपन के कारण है। यस बेटा, ये होता है क्लोरोसिस। अच्छा सुनो, अगर पौधे को प्रकाश नहीं मिले ना तो भी क्लोरोसिस हो सकती है, वो तो आपको होता है इटियोलेशन। लेकिन यहां खनिज पोषकों की कमी से पढ़ रहे हैं अपन ये क्लोरोसिस। यस बेटा, तो देखो ये जो क्लोरोसिस होता है ये दो फॉर्म में होते हैं, आगे आएगा आपके प्रकाश संश्लेषण में, कि प्रकाश की अनुपस्थिति में पीलापन आए तो वो आपका होता है इटियोलेशन। इटियोलेशन बोलते हैं उसको अपन, इटायोलेशन अपन बोलते हैं, ये इटायोलेशन। प्रकाश की अनुपस्थिति से पीलापन आए कि क्लोरोफिल विकसित ही नहीं हो। लेकिन अगर खनिजों की कमी से पीलापन आए, खनिजों की न्यूनता से पीलापन आए तो वो आपका होता है जैसे येलोइंग ऑफ वीन्स, है ना, डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। डेफिशिएंसी यानी न्यूनता, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, खनिज पोषकों की, मिनरल न्यूट्रिएंट की कमी से अगर पीलापन आए तो आपका क्या होता है, क्लोरोसिस। यहां पढ़ रहे हैं क्लोरोसिस। यस, और देखो इसके लिए कुछ कॉमन खनिज यहां दिए गए, एनसीईआरटी में एक ग्रुप दिया गया कि इनकी कमी हो जाए तो पत्तियों में, सिराओं में या फिर पूरी पत्ती में पीलापन आएगा। वो अलग अलग तत्वों से, जैसे कईयों से सिरा में पीलापन आता है, कईयों से धब्बे के रूप में मोटल्ड हरिमाइनता आती है ना। और इस प्रकार तो तत्वों का जो समूह लेकिन एनसीईआरटी ने पूरा दे रखा है यहाँ पर, तो समूह का तत्व क्या है, NKS, Mn, Mg, है ना बेटा, और MO, Fe, Zn, ये सारे तत्व कोई ना कोई प्रकार की हरिमाइनता करेंगे। बात को समझे, है ना। यानी NKS, फिर आपने क्या पढ़ा, Mn, Mg, MO, Fe, Zn, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक। और फिर आपको देखो वहां रोल दे रखा ना, जो सारणियां दे रखी है किस रूप में अवशोषित करते हैं पौधे, सारणी वहां आ जाएगा कौन सी हरिमाइनता होगी, बता देंगे। यस बेटा, तो पहला डिफिशिएंट सिम्टम हो गया क्लोरोसिस। क्या हो गया, क्लोरोसिस, है ना, पर्णहरित का नष्ट होना, पादप भाग का पीला होना, क्लोरोसिस हो गया। और अगर खनिज की कमी से पीलापन आता है तो क्लोरोसिस होता है, और प्रकाश की अनुपस्थिति में पीलापन आता है तो इटियोलेशन होता है, इटायोलेशन होता है। वो इटायोलेशन ये अलग फॉर्म है, ये वो लो। यस, क्लियर है। यस बेटा, अब देखना नेक्स्ट जो आपका होता है नेक्रोसिस। भाई नेक्रोसिस क्या होती है, नेक्रोसिस क्या होती है, तो देखो उत्तकसई धब्बे बनना, उत्तक नष्ट हो जाते हैं, उत्तकसई धब्बे बनना। यस बेटा, या फिर अपनी यहां पर ऐसे कह देते हैं कि कलिकाओं का झड़ना, अपरिपक्व कलिकाओं का झड़ना, अपरिपक्व पत्तियों व कलिकाओं का झड़ना। यस, ये आपका क्या होता है बेटा, नेक्रोसिस होता है। क्या होता है बताओ, नेक्रोसिस, या उत्तकसई धब्बे बनना। तो ये किसके कारण है, ये भी चार आपके जो आपके होते हैं, KQ, कैल्शियम, कॉपर, Mg, KQ मांगू के, ट्रिक बना लो, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये आपका होता है नेक्रोसिस। क्या होता है, नेक्रोसिस। फिर देखो बेटा पादप वृद्धि अवरुद्ध कैसे होगी, अगला आपका होता है इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का अवरुद्ध होना या कोशिका विभाजन का संदमित होना। कोशिका विभाजन का संदमित होना, तो इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इसके लिए क्या होंगे बताओ, NKSMO, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम। ये क्रम आप याद रखना, बोलो, कोशिका विभाजन का संदमन जिससे पादप वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, NKSMO, ये आपका होगा इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनका अगर लो लेवल हो जाएगा
तो कोशिका विभाजन का अवरुद्ध हो जाएगा। यस बेटा, बोलो बोलो। अब आ जाओ जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यस बेटा, और नेक्स्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। फोर्थ यहीं लिख देता हूं मैं, जैसे डिलेड फ्लावरिंग यानी पुष्पन में देरी। चौथा आपका क्या है, डिलेड फ्लावरिंग यानी बेटा क्या, पुष्पन में देरी। अब पुष्पन में देरी किसके कारण होगी, NSMO, पौधे की कायिक वृद्धि पूरी हो जाएगी लेकिन पुष्पन नहीं होगा, नाइट्रोजन सल्फर मोलिब्डेनम। तो आप जानते हैं कि पुष्पन में देरी, बात को समझ रहे हैं। तो ये आपके कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम थे, कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। यस बेटा, लेट फ्लावरिंग के लिए। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि वो खनिज तत्व जो मोबाइल होंगे तो आप जानते हैं सबसे पहले तो पौधे के विभज्योतक पे जाते हैं खनिज, वहां से पत्ती में जाते हैं, फिर जीर्ण होती है, तो जीर्ण से पुनः निकलकर, जब जीर्ण होती है उसकी मृत्यु तो पुनः निकलकर विभज्योतक पे आ जाते हैं। तो जो गतिशील तत्व होंगे उनकी कमी तो सबसे पहले पुरानी पत्तियों में होगी, और जो अगतिशील होंगे उनकी कमी आप जानते हो, क्योंकि अगतिशील पुरानी पत्तियों में जमा हो जाते हैं, तो फिर उनकी कमी पहले कच्चे यानी विभज्योतक भागों पर होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा। तो ये बात होती है ना, पादप में गतिशील तत्वों की कमी के लक्षण सर्वप्रथम पुराने भागों पर प्रकट होते हैं, क्योंकि जीर्णता के दौरान ये तत्व पुनः निकलकर पुराने भागों से वृद्धिकारी भागों की ओर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जबकि अगतिशील तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम बताए थे मैंने, सर्वप्रथम उनके न्यूनता के लक्षण वृद्धिकारी भागों में प्रकट होते हैं, क्योंकि अगतिशील तत्व का संग्रहण मुख्यतः पुरानी पत्तियों में होता है। ये मैंने आपको वो मोबाइल और इमोबाइल पढ़ाया था ना, बोलो यस। तो वो भी आपका मैंने क्लियर कर दिया, बात को समझ रहे हैं बेटा। अब मेरी बात सुनना कि इससे नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या होता है। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की अविषालुता, टॉक्सिसिटी। तो अपन उसको समझते हैं अब। चलो जी नेक्स्ट। तो बेटा एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्लियर कर लें, फिर अपन कल इनकी बात कर लेंगे कि जो आपको एनसीईआरटी में सारणी दीर्घ, हालांकि वो पूरे जब अपन प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे ना तो आ जाएगा कि पौधे को किस रूप में, तो कोई तत्व किस रूप में अवशोषित करता है और फिर उसका किस में कार्य है और उसकी न्यूनता का लक्षण क्या है। लेकिन फिर भी जो एनसीईआरटी के अंदर जितने तत्व दिए गए हैं, जैसे 2018 में आयरन का क्वेश्चन आया था कि फेरिक आयन Fe+3 के रूप में अब्जॉर्ब होता है, ये 2018 का क्वेश्चन ये है। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक जो आपका है मैं यहाँ पर पढ़ाना चाह रहा हूँ, और वो आपका क्या है बेटा, टॉपिक टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट बेटा। और सामान्य आपको कैल्शियम और सल्फर को अगतिशील मानना है भाई, वो एक जगह से दे रखा है, लेकिन आपको कभी भी आ जाए मोबिलिटी और इमोबिलिटी, इस कंफ्यूजन दूर ही कर लेना। कैल्शियम सल्फर क्या इमोबाइल है, यस, और विशेषतः सल्फर। अब आप ध्यान दो, अपन पढ़ेंगे बेटा टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी बेटा सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की अविषालुता, यस। तो यहां समझने का प्रयास कीजिए बेटा। देखो मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा ही सूक्ष्म मात्रिक तत्व की लो अमाउंट, मतलब निम्न मात्रा आवश्यक होती है भैया। सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी अनिवार्य है, उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। अगर वो नहीं होगा तो न्यूनता का लक्षण होगा, लेकिन ये इनकी जो अमाउंट होती है वो लो रिक्वायर्ड होती है ना। मतलब जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं वो हमेशा ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, यस। फिर अपन क्या कहते हैं कि यदि सॉइल के अंदर इनकी सांद्रता में थोड़ा सा मॉडरेट डिक्रीज हो जाए, थोड़ी सी कमी, मॉडरेट डिक्रीज, तब तो न्यूनता का लक्षण प्रकट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मॉडरेट इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो टॉक्सिसिटी का कारण बन जाएंगे, टॉक्सिसिटी का कारण बन जाएंगे, यस बेटा। इसलिए आप जानते हैं कि भी
इन सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की एक संकीर्ण प्रासी है, नैरो रेंज, जो पौधे की वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। एक संकीर्ण प्रासी है जो पौधे की वृद्धि के लिए क्या होती है बेटा, उपयुक्त होती है। यस बेटा। फिर अपन देखो क्या पढ़ेंगे कि पादप में किसी सूक्ष्म मात्रिक तत्व की वह सांद्रता जो पादप के शुष्क भार में 10% की कमी कर दे, तो फिर वो तत्व उस पौधे के लिए क्या बेटा, टॉक्सिक है, यानी विषाक्तता को दर्शाता है ना बेटा। तो फिर अपन इसकी परिभाषा क्या देंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि देखो पहले तो ये बता देते हैं कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, पोषक तत्व है हमेशा कम मात्रा में आवश्यक होता है। हाँ, आवश्यक जरूर होता है, आवश्यक होता है। यस, अगर थोड़ा सा, स्लाइटली बोलते हैं थोड़े से को, स्लाइटली, या फिर ऐसे बोले अपन मॉडरेट, या ना बेटा, सीधी से अपन बोले कि मॉडरेट, मॉडरेट मतलब अपन कहें कि डिक्रीज हो जाए सोइल में, मॉडरेट डिक्रीज, थोड़ी सी न्यूनता या थोड़ी कमी, तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएगा। न्यूनता का लक्षण आ जाएगा, बता दिया मैंने पहले। यस, और थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, मॉडरेट इंक्रीज, थोड़ी सी अगर वृद्धि हो जाए, थोड़ी वृद्धि, तो टॉक्सिसिटी, विषालुता दर्शाएगा। यस बेटा, इसलिए ये संकीर्ण प्रास में आवश्यक होते हैं, नैरो रेंज में, संकीर्ण प्रास में आवश्यक होते हैं। बोलो, खुश हो ना। तो भाई हाँ, संकीर्ण प्रासी, इनकी कमी भी गलत है, अधिकता भी गलत है। हाँ है अनिवार्य, बात को समझ रहे हैं, ट्रेस एलिमेंट जो हैं। अच्छा, किसको कहोगे आप टॉक्सिसिटी, कि किसी तत्व की, या अपन सीधे से कहें किसी सूक्ष्म मात्रिक तत्व की वह सांद्रता जो पादप के शुष्क भार, यानी वो होता ना पर किलोग्राम ड्राई मैटर, ड्राई मैटर शुष्क भार में, पादप के शुष्क भार में 10% तक की कमी ला दे, है ना बेटा। यानी आप जानते हैं पादप के या किसी तत्व की पादप व्यवस्था जिसके कारण पादप के भार में, शुष्क भार में 10% तक की कमी आ जाए, पादप के लिए वह सांद्रता टॉक्सिक है। यस बेटा, बोलो भी, यानी विषाक्तता को दर्शाता है, अधिकता को दर्शाता है। अच्छा, कभी कभी कुछ तत्वों की अधिकता हो जाए तो लक्षणों को पहचानना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस तत्व की अधिकता होने से अन्य की कमी हो रही है, तो अपनों लग क्या रहा है कि उनकी कमी से लक्षण आ रहे हैं। अब उन कमी वालों को हम दे भी देंगे तो भी दूर नहीं होंगे, क्योंकि उस सूक्ष्म मात्रिक की अधिकता होने से उसने उनके अवशोषण को या परिवहन को अवरुद्ध कर दिया, तो फिर उन तत्वों की, दूसरे तत्वों की क्या होगी, कमी होगी। जैसे आपको यहाँ एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जो बेटा कौन सा एग्जाम्पल है, मैग्नीज, मैग्नीज की अधिकता, मैग्नीज की अधिकता अगर एक्सेस हो जाए,
मैग्नीज अगर ज़्यादा हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि बेटा आप जानते हो कि आपने क्या कहा था कि किसी भी सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की वह सांद्रता जो उस पादप के शुष्क भार के अंदर आप जानते हैं कि लगभग 10% तक की कमी कर दे तो उसको टॉक्सिक सांद्रता माना जाएगा, है ना बेटा। और तुम जानते हो कि ये टॉक्सिक इफेक्ट या तो किसी भी तत्व के प्रत्यक्ष दर्शाएंगे, यानी एक्सेस होते ही प्रत्यक्ष आ जाएंगे, और कुछ क्या करेगा प्रत्यक्ष नहीं आएगा, यानी पहचाना मुश्किल होगा, क्योंकि किसी के एक्सेस से किसी एक में वृद्धि होगी तो दूसरों में क्या होगी, कमी। जैसे मैग्नीज की अधिकता, मैग्नीज की एक्सेस अमाउंट यानी अधिकतम मात्रा। अब ये क्या करती है मैग्नीज की अधिकता, है ना बेटा। आप जानते हैं मतलब मैग्नीज टॉक्सिसिटी, है ना। तो मैग्नीज की अधिकता से क्या होते हैं, जो पत्तियों पर भूरे धब्बों का आविर्भाव होता है ना। मतलब आप जानते हो कि ब्राउन स्पॉट, ये आप कहते हैं ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन्स। तो आप जानते हैं बेटा कि मैग्नीज की विषाक्तता के कारण भूरे धब्बों का आविर्भाव होता है। यानी आप जानते हैं कि ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, यस। तो भूरे धब्बों का आविर्भाव होता है। अच्छा, एक्चुअली में क्या करता है बेटा कि ये जो मैग्नीज है ना, मैग्नीज इसकी अधिकता, मैग्नीज की अधिकता कुछ अन्य तत्वों के अवशोषण या परिवहन को संदमित करती है। तो फिर इस मैग्नीज की अधिकता के लक्षण डायरेक्ट नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये मैग्नीज की अधिकता कुछ अन्य तत्वों के अवशोषण या परिवहन को संदमित करती है या कम करती है। तो रियली में वो लक्षण उनकी कमी के होते हैं, लेकिन वो हुए किससे हैं, मैग्नीज की अधिकता से। यस बेटा, जैसे ये क्या करता है मैग्नीज, मैग्नीज निम्न प्रभाव उत्पन्न करता है। निम्न प्रभाव उत्पन्न करता है। पहला प्रभाव क्या है, मैग्नीज की एक्सेस ज्यादा होने से रिडक्शन इन अपटेक ऑफ Mg एंड Fe। तो क्या करता है, यह मैग्नीशियम तथा आयरन के अवशोषण को हासित करता है, कम करता है। समझ गए, यानी रिडक्शन इन अपटेक ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन, इसको घटा देगा, इनके अपटेक को, इनके उदग्रहण को जड़ों के द्वारा इनका उदग्रहण को घटा देगा। अब रियली में मैग्नीज की अधिकता के कारण हो रहा है वो, यस, लेकिन ये जो लक्षण है, ये लक्षण ये इनकी कमी से, इनकी अगर आप पूर्ति भी कर दोगे तो ये लक्षण दूर नहीं होंगे, क्योंकि वो मैग्नीज जब तक अधिक रहेगा वो टॉक्सिक रहेगा, तो इनको लेने ही नहीं देगा वो। यस, तो पहली बात तो वो क्या कर देगा, मैग्नीशियम और आयरन के अवशोषण को कम कर देगा। फिर है ना, फिर क्या करेगा कि मैग्नीशियम की एंजाइम के साथ बंधुता को कम कर देगा। तो तुम जानते हो मैग्नीशियम ने रुबिस्को एंजाइम जो प्रकाश संश्लेषण का था, पेपकेज था, तो CO2 स्थिरीकरण, तो जब भोजन नहीं बनेगा तो वृद्धि अवरुद्ध होगी ना। तो मैग्नीशियम की एंजाइम के साथ बंधुता में कमी, है ना, एंजाइम के साथ उसकी बंधुता में क्या कर देगा, कमी या रोक देगा, बंधुता को रोक देगा, मतलब उसकी होने ही नहीं देगा। प्रिवेंशन
बाइंडिंग, है ना बेटा। अपन आप जानते हैं ना बेटा, आप जानते हो कि रोक देगा किसको बेटा, प्रिवेंशन ऑफ बाइंडिंग ऑफ मैग्नीशियम विथ एंजाइम, प्रिवेंशन ऑफ बाइंडिंग ऑफ मैग्नीशियम विथ एंजाइम। ये लो जी, समझ गए। अब तीसरा क्या करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो कैल्शियम का परिवहन हो रहा है प्रो शीर्ष की ओर, तो प्रो शीर्ष की ओर, शीर्ष की ओर कैल्शियम परिवहन को रोकेगा, रोक देगा। यस बेटा, तो सीधी सी बात है। अब लगता है कि ये जो लक्षण है ना, मैग्नीज की अधिकता होने से, आप जानते हैं बेटा कि मैग्नीज की अधिकता हुई, लेकिन इन तीन तत्वों की क्या हुई, कमी। अब इन तीन तत्वों की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है, मैग्नीज। इसलिए अपन कहते हैं कि जो भूरे धब्बों का आविर्भाव हुआ है, वो जो डिफिशिएंसी सिम्टम हुए हैं, वो इस प्रकार हैं कि वो मिनरल टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज की अधिकता, और उससे क्या हुआ फिर संबंधित इन तीनों तत्वों की कमी के कंबाइंड लक्षण हैं। यस, लेकिन रियली में यहां मैग्नीज की विषाक्तता जिम्मेदार है, तो ये आपकी होती है मिनरल टॉक्सिसिटी। यस बेटा, तो थैंक यू वेरी मच, ये टॉपिक यहीं तक। अब आप थोड़ा सा इसको बहुत परफेक्टली इस लेक्चर को 2 बार पढ़ना, और फिर आप पूरी सारणी पढ़ के आना कि उनका महत्व या भूमिका क्या है, रोल क्या है। और फिर अपन एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे एंटो मेटाबॉलिज्म। तो आप एनसीईआरटी से जो पूरी सारणी या पूरी जो टेबल दे रखी है वो पढ़ के आओगे, तो मैं उसको फटाफट लिख के और उसको अगले लेक्चर में पूरा कर देंगे। और उसके बाद अपना सबसे बेस्ट टॉपिक आपका होगा एंटो मेटाबॉलिज्म। क्या होगा बताओ, एंटो मेटाबॉलिज्म। यस, तो आप पढ़ के आना बेटा। थैंक यू वेरी मच।